जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का मॉलिक्युलरिटी और सीडो रिएक्शन पढ़ें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्युलरिटी मॉलिक्युलरिटी ये क्या है? देखो, इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स come together to react of the सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है बेटा? जो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। आपने प्रोडक्ट लिया, आपने रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट आपका बन गया, तो वन स्टेप में कंप्लीट हो गया रिएक्शन। तो दैट इज द सिंगल स्टेप, या फिर इसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाए। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे किस साइड में? रिएक्टेंट साइड में, उसे हम बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं इसे सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट। मैं इसे मिटा के लिख दूं, सम ऑफ, इसे बोल सकते हैं एंड सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक coefficient of the reactant of single step reaction। ठीक है, सम ऑफ द स्टैच्यूमेट्रिक को मैट कर देंगे तो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये यूनिमॉलिक्युलर भी हो सकता है, यूनिमॉलिक्युलर और बाइमॉलिक्युलर और ट्राइमॉलिक्युलर भी हो सकता है। पहले इसके एग्जांपल देखें, फिर हम लोग इसको समझेंगे आगे। पहले देखिए यूनिमॉलिक्युलर, जो एक ही स्टेप में हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ए से बी बन गया, ये है रिएक्टेंट, इससे बन गया प्रोडक्ट। बेटा सपोज यहाँ पर वन मॉलिक्यूल से एक ही है बेटा, तो इसकी स्टैच्यूमेट्री कॉफिशिएंट भी वन है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टैच्यूमेट्री अगर हम लिखें सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक, तो सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक में एक ही तो है, तो हम इसे क्या करेंगे? सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक में स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पर एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है इस रिएक्शन में, ये वन हो गया। तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में, या आयंस या फिर एटम्स इस तरफ जितने ऐड की जाएंगे, जितने प्रेजेंट होंगे, जितना एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, वो उसकी मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी। इसकी मॉलिक्युलरिटी यहाँ पर वन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कह लीजिए, आयंस कह लीजिए, कितना है मौजूद है? एक ही मौजूद है, तो मॉलिक्युलरिटी वन हो गई। दूसरा एग्जांपल देखें, लेट अस सपोज A प्लस बी गिव सी। ये है वन मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी है वन मॉलिक्यूल्स। सपोज, लेट अस सपोज, मान लीजिए वन मॉलिक्यूल्स है, वन है, कुछ नहीं है तो वन ही तो है। तो यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्युलरिटी 1 + 1 कितनी होगी? हाउ मेनी? 2। तो ये स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट भी तो है, इसे स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट बोलेंगे। ये स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट बी का है, स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट ए का है। तो या फिर आपको मैंने बोला कि सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक कॉफिशिएंट भी 1 + 1 2 आ रहा है, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका निकालें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट लिखते थे, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेट अस सपोज 1 यहां पर हम ले लें, यहाँ 1 है तो हमने 1 ले लिया, दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। लेट अस सपोज कि मान लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 है, बी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, मैंने इसे बोला था इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू x प्लस वाई होता है, इसे x ले लिया, इसे y ले लिया। x होना चाहिए इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और यहाँ जो y है ये होना चाहिए b की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दोनों को ऐड कर देते हैं तो n होता है, n को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा 2 आ रहा, मॉलिक्युलरिटी भी 2 आ रही है। ओके, एक और देखें छोटा सा एग्जांपल। लेट अस सपोज 2a प्लस b गिव्स मान लीजिए c बन रहा, तो मॉलिक्युलरिटी आप इसमें आराम से बता सकते हो। देखो, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, देयर आर 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो मॉलिक्युलरिटी हो गई इसकी 3। सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप चेक कर लो, तो सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में यहाँ हो गया 2 और इसके हो गए 1, तो दैट इज 3। ये हो गया सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बोथ आर इक्वल। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्युलरिटी, कि हाउ मेनी मोल्स एटम्स और आयंस आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइट। क्लियर? अब इसकी हम निकालें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखिए हम लोग, इसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लें, 2a प्लस बी इक्वल टू बन रहा c। क्लियर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट को ऐसे लिख लो, रेट इक्वल टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। रेट कैसे निकालते थे? वंस अगेन, रेट भूल गया लग रहा, रेट निकालते थे कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रेट ऑफ, देखो डी बाई डी टी ऐसे तो निकालते थे, डी बाई डी टी, और इस तरफ का लिखते थे हम लोग क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसी से रेट निकालते थे ना। तो यहां पर लिखेंगे रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। लेट अस सपोज यहाँ 2 है, तो मान लो कि यहाँ पर जो 2 आया दैट इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहाँ 1 है तो इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बी, 2 इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए। लेट अस सपोज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई, इट इज x और इट इज y, तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई दैट इज 2 प्लस 1, तो दैट इज 3। जब ये 3 आ रहा तो ये हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइल, तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइल का अगर हम डीकम्पोजिशन करेंगे NH4NO2, जब आप इसे ब्रेक करोगे तो ये बनेगा N2 प्लस 2H2O, राइट। बैलेंस कर लीजिए, N1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। क्लियर? यहाँ मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ठीक। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 है, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक इन रिएक्टेंट साइट 1 ही है, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। जितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा दैट इट्स मॉलिक्युलरिटी, या फिर सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो एक ही स्टोइचियोमेट्रिक है तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। अब इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसे आप लिखोगे रेट इक्वल टू के, और इस तरफ आपके पास है NH4NO2, इसके पावर में 1 ले लो, क्योंकि यहां पर 1 है, हमने लेटेस्ट सपोज मान लिया 1 इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ NH4NO2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 हो गया, तो दैट इज द यूनिमॉलिक्यूलर, इसको बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 आई। क्लियर है? अब आप डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन कर लो,
तो 2HI जब आप इसे ब्रेक करोगे तो S2 प्लस I2 बनता है, ठीक है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड? देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स। तो 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड, सो इट्स मॉलिक्युलरिटी equal to 2. Sum of stoichiometric coefficient in reactant side 2, so its molecularity equal to 2. Order of reaction निकालें। order of reaction निकालने के लिए आप रेट लिखो, रेट इक्वल टू K। इस तरफ हमारे पास है HI। लेटर सपोज इसकी स्टोइचियोमेट्रिक 2 है, लेटर सपोज मान लीजिए यहां पर भी इसकी वैल्यू 2 आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक है। तो ये हो गया आपका बायमॉलिकुलर, इसे बोलेंगे बायमॉलिकुलर, ठीक है। एक रिएक्शन और देख लें, ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखिए ये जो मॉलिक्युलरिटी है ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, 0 में नहीं हो सकता, ठीक है, ना तो फ्रैक्शन हो सकता है ना ही 0 हो सकता है, और 3 से ज्यादा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक छोटा सा एग्जांपल और देखें, KClO3 प्लस, इस एग्जांपल को देखिए, 6Fe2FeSO4 Fe2SO4 होगा, प्लस 3H2SO4 गिव्स क्या बनेगा? KCl प्लस Fe2SO4 होल ट्वाइस प्लस 3H2। बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस है KCl ऑक्सीजन 3 4 6 4 जा 24 और 3 6 3 9 1 10 Fe2 और यहाँ पे 3 यहाँ पर हो जाएगा बेटा, कितना है 6 2 जा 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, FeSO4 बनना चाहिए, यहाँ पर आप 3 कर लो, ठीक है, सही बना रिएक्शन। यहाँ Fe होना चाहिए, Fe2 नहीं होगा, FeSO4 बनेगा, क्यों भाई 6 Fe हुआ, 3 2 जा 6 Fe हुआ, SO4 3, और यहाँ पर SO4 आपका हो गया, S हो गया 1, S हो गया 3 हो गया 3S, और ये 6S 6 और 3 9 हो गए, और यहाँ पर 3 3 जा 9 हो गए, बिल्कुल सही है। तो इस रिएक्शन में देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 3 और 1 हाउ मच 10 हो गया। देखो 10 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड। इसमें क्या होगा कि 3 स्टेप से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? ये सेवरल स्टेप में टूटेगा, सेवरल स्टेप में जाएगा बेटा, और सेवरल स्टेप में ये क्या होगा? स्लो होता जाएगा, रिएक्शन स्लो होता जाएगा। तो ट्राई मॉलिक्युलर से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। इसकी सेवरल स्टेप है, ज्यादा स्टेप हो गया, ज्यादा स्टेप में मॉलिक्युलरिटी नहीं निकलते, स्लो होता जाएगा रिएक्शन। तो ये हो गया आपका मॉलिक्युलरिटी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्युलरिटी में सिंगल स्टेप रिएक्शन अभी देख रहे थे बेटा हम लोग, सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑल्सो नॉन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एक्सप्लेन बाय, इसको एक्सप्लेन किया था, ये भी आप याद रखो, एक्सप्लेन बाय लिंगमान हेंसेलवुड, इन्होंने किया था इसको सिंगल स्टेप रिएक्शन। हम लोग हायर क्लासेस में इसको और डिटेल्स पढ़ेंगे, यहाँ तो हमें सिंगल स्टेप ये जानना है कि एक ही स्टेप में जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, उससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए हम लोग सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है? सपोज मान लीजिए कि आपके पास ये वाटर है, और ये वाटर जो है आपका एक्सेस अमाउंट में है, अब आप इसमें 2 या 3 मॉलिक्यूल्स इसमें आप
शुगर डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एक्सेस है। तो हम करते क्या है, कुछ रिएक्शन इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें H2O जो है एक्सेस अमाउंट में है। तो जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें इथाइल एसीटेट का। तो इथाइल एसीटेट को लिखें CH3COOH, CH3CO CH3 इथाइल एसीटेट, ये हो गया इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसमें आप H2O मिला दें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, CH3COOH प्लस CH3OH। बैलेंस कर लें, देखो बैलेंस है C1 1 2 3 1 2 3, H हो गया 3 1 4 5 6 7 8 3 3 6 7 8, ठीक है। ये हो गया। जब हम देखो इसमें इथाइल एसीटेट को वाटर में जब मिला रहे हैं तो वाटर यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है। सपोज मान लीजिए कि ये 0.1 मोल लिया है, 0.1 मोल, और ये है आपका 10 मोल, सपोज मान लीजिए, ठीक है। तो ये कम क्वांटिटी में है, इसमें इंक्लूड है, ये एक्सेस है। यहाँ पर H2O जो है एक्सेस है, तो यहाँ पर H2O को हम लोग ले लेते हैं कांस्टेंट। तो जब आप कांस्टेंट ले लोगे इसे, तो आप यहाँ पर देखोगे ये जब कांस्टेंट हो गया तो इसके पहले 1 मॉलिक्यूल्स है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था, अगर आप इसे रेट निकालोगे तो रेट इक्वल टू K लिखते, यहाँ लिखते CH3COO CH3 लिखते, ठीक है, और क्या लिखते, H2O लिखते। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर H2O जो है एक्सेस अमाउंट में है। तो जो एक्सेस अमाउंट में है उसे हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। एक बार और देखिए, इसे मैं थोड़ा ढंग से लिख दूं। देखिए हमने लिया CH3COO CH3, ठीक है, इसको मिलाया H2O में, गिब्स क्या बना, CH3COOH, 2 कार्बन है, इथानोइक एसिड हो गया बेटा, प्लस CH3OH है, मिथेनॉल है, ठीक है। यहां पर ये जो H2O है इट इज एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है, ये ज्यादा अमाउंट में है। तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं कांस्टेंट। तो जब इसे कांस्टेंट ले लिया तो ये तो मेजरमेंट नहीं करेंगे, हम लोग क्या मेजरमेंट करेंगे, रेट, देखो इसे लिखेंगे रेट इक्वल टू K, और यहाँ हो जाएगा CH3COO CH3 और इसका पावर 1। तो पावर 1 डेट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, मॉलिक्युलरिटी इसकी हो गई 1 क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1, सम ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको तो ऐड कर नहीं सकते, इसके पहले भी 1 था, बट ये जो है H2O एक्सेस अमाउंट में है इसलिए इसे ले लिया कांस्टेंट। तो किसे देखेंगे, सिर्फ इसे देखेंगे, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी आ गई 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया 1, इसलिए ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, बट देखने में क्या लग रहा था, सेकेंड ऑर्डर लग रहा था, तो ये सीडो हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखें, शुगर केन का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। देखिए शुगर केन का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, शुगर केन का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये तो होता है शुगर केन। इसे जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा C6H12O6, एक हो गया ग्लूकोज, प्लस एक और बना दीजिए आप C6H12O6, ये हो गया फ्रैक्टोज, टूटेगा ऐसे। अब आप देखो C12H22O11, इसमें आप H2O ऐड कर दो, H2O तो इसमें ऐड ही होता है ही, शुगर केन के अंदर आपको मिलेगा, ये एक्सेस अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जो H2O है ये एक्सेस अमाउंट में है, ये ज्यादा अमाउंट में है, तो यहाँ पर हम लोग इसे नेगलेक्ट कर देते हैं। नेगलेक्ट का मतलब है इसे ले लिया कांस्टेंट ले लिया, तो बचा क्या आपके पास, रेट इसका जब निकालोगे तो रेट आएगा K, यहाँ लिखा C12H22O11, और इसकी मान लीजिए यहाँ पर जो 1 लिखा है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हो गया आपका 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 निकल गया। ये 1 मॉलिक्यूल्स है,
क्योंकि इसे ले लिया, H2O तो ऐड था बट ये एक्सेस अमाउंट में था, ज्यादा अमाउंट में था, इसलिए इसे ले लिया कांस्टेंट। तो यहां पर हो गया 1, तो ये 1 हो गई इसकी मॉलिक्यूलरिटी। हालांकि होना क्या चाहिए था, देखिए ये होना चाहिए था, इसमें मिटा के लिखूं, आप देखो ये होना चाहिए था आपके पास C12 H22 O11 plus H2O gives C6 H12 O6 plus C6 H12 O6। एक बना आपका ग्लूकोज, दूसरा फ्रैक्टोज, इट इज शुगर केन। वाटर को ले लिया कांस्टेंट, इसे मान लिया हम लोगों ने कांस्टेंट। अगर इसे कांस्टेंट ना लेते तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। कैसे? आप लिखते हैं यहाँ पे रेट इक्वल टू के, पहले तो आप इसे लिखते, ये होता C12 H22 C12 H22 O11, एक ही होता। H2O में H प्लस आइंस भी आते, H प्लस आइंस हो गए, और एक आपका हो गया H2। देखिए 1 1 1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, लेट अस सपोज। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाता 3 हो जाता, बट यहाँ पर H प्लस चार्ज ये कांस्टेंट है, और ये जो सॉल्वेंट है H2O इट इज आल्सो कांस्टेंट। इन दोनों को ले लिया गया कांस्टेंट, तो बचा क्या आपके पास 3 बचा, यहां लिख दूं रेट जो बचा, रेट इक्वल टू के, और यहां बचा आपके पास C12 H22 O11 टू द पावर 1। इसकी हो गई 1 इसलिए लिखा, लेट अस सपोज इट इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है 1 था तो हमने 1 लिख दिया। यहां पर बस इसको मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, बस इस चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये कांस्टेंट हो गया, मेजरमेंट इसको कर रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आ गई, मॉलिक्यूलरिटी आ गई इसकी 1, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक 1 ही है, एक ही तो था तो 1 हो गया। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें जो एक्सेस अमाउंट में होता है, जिसे हम लोग अगर कांस्टेंट ले लें, ठीक है, तो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाते हैं बेटा। देखो अगर हम इसे कांस्टेंट ना लें तो होना चाहिए था ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होना चाहिए था, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो रिएक्शंस, ठीक है। ये इस चैप्टर में आपकी ये थी मॉलिक्यूलरिटी और स्यूडो रिएक्शंस, जो थ्योरी में आखिरी पोर्शंस था। इसके पहले की वीडियो की मैं बेटा डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, उसे आप एक बार देखो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल्स के कुछ और भेजूंगा। जय हिंद।